हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं हिंदी स्पेशल। हिंदी की ये महत्वपूर्ण सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सीरीज में। और आपने अब तक जितने क्वेश्चन हमने इस सीरीज में किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं और आगे भी हम ऐसे ही मुख्य मुख्य प्रश्नों पर बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं वो आप हल कर रहे हैं, धीरे धीरे हल करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी समझ तो डेवलप हो ही रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और अपने मित्रों तक क्लास को पहुंचा दें। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आपके कमेंट जब मैं देखता हूं बड़े अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट आते रहते हैं और बहुत बेहतरीन कमेंट आते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशनल क्लास भी लेकर के आऊँगा। आप जिस भी विषय पर क्लास चाहते हैं, जिस तरह की क्लास चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता दें। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा और आज की कक्षा की शुरुआत हम हमेशा यहीं से करते हैं। सभी कक्षाओं की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आज की कक्षा की शुरुआत के लिए पहला सवाल आपके सामने रखा मैंने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। वह जहाँ भी जाती है वहाँ अनेक मित्र बनाती है। वाक्य तो आपके सामने यह है। वाक्य क्या है देख रहे हैं आप? वाक्य है वह जहाँ भी जाती है वहाँ अनेक मित्र बनाती है। देख रहे हो ना दोस्तों? ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसका सही जवाब क्या करेंगे? देखो, पहला है संकेतवाचक वाक्य। देखो बेटा, ये 3 तो हैं आपके वाक्य के भेद और ये है एक, ये भी वाक्य का भेद है ये, लेकिन ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आप यूँ कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये ध्यान रखिएगा। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य में क्या होता है? एक विधेय एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही उद्देश्य, और एक विधेय एक उद्देश्य, उसे तो कहते हैं सरल वाक्य। और जहाँ 2 उपवाक्य और अथवा या से जुड़े होते हैं, इसके बीच में आपके जो कीवर्ड होता है और हो सकता है, अथवा हो सकता है, या हो सकता है, इनसे जुड़े हो जो होते हैं जो वाक्य 2 उपवाक्य, यानी एक विधेय एक उद्देश्य और फिर से एक विधेय एक उद्देश्य एक और हो, तो ये दोनों जो उपवाक्य हैं ये और शब्द से, अथवा शब्द से या शब्द से जुड़े होते हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और दोस्तों, जहाँ एक उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान, आप क्यों कह सकते हैं मिश्र में क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य और अन्य अन्य आश्रित उपवाक्य। कैसे उपवाक्य? आश्रित उपवाक्य होते हैं। वहाँ कौन सा होता है? वहाँ आपका मिश्र वाक्य होता है। इसकी पहचान में कि जहाँ, इसलिए, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक शब्द आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जहाँ। वह जहाँ भी जाती है वहाँ अनेक मित्र बनाती है। तो यहाँ पर गौर करने लायक बात क्या है? इसका सही उत्तर आपका कौन सा बनेगा? मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अगला सुनिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। यानी विराम चिन्ह उसमें ठीक ठीक प्रयोगित किया गया हो। विराम चिन्ह कहते किसे हैं? जब भाषा को लिखते समय
बीच बीच में ठहराव लिया जाता है, ठहराव लिया जाता है, तो वहां कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात सुनिएगा। अब आपके पास में समय है, आंसर कीजिएगा। क्या आंसर करोगे? हंस बोला, यहां पर एक विराम चिन्ह प्रयोगित किया गया है। गौर से देखो दोस्तों, इसे बोलते हैं उपविराम। क्या बोलते हैं? उपविराम। अगर ये वाक्य में प्रयोगित होता है तो उपविराम कहलाता है, नहीं तो इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त? विसर्ग बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, एक विराम चिन्ह प्रयोगित किया गया है, इसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। गौर करें, इसे क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्लियर है? ये भी गौर करने लायक प्रश्न है। हंस बोला, भगवान करे तेरी बात सच हो। तो यहां पर देखो, यहां ये ठीक है, भगवान करे ये तेरी बात सच हो, तो यहां पर अल्प विराम लगाया, ये नहीं लगाने की जरूरत थी, यहां पर काट दो। हंस बोला, यहां पर ये नहीं लगाने की जरूरत थी। देखो, बोला तो ठीक है, बोला होना तो होना चाहिए। यहां पर देखिएगा, हंस बोला, इसके आगे आपने उपविराम लगाया, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर है ये उद्धरण चिन्ह, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है ना, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझिएगा, ये उद्धरण चिन्ह होता है, और ये एक तरफ ऐसे और एक तरफ इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, और लेकिन सामने क्या होना चाहिए? पूर्ण विराम तो होना ही चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए? पूर्ण विराम तो होना ही चाहिए। देखो, गौर करो, यहां है हंस बोला, लेकिन यहां पर क्या नहीं है? यहां पर उप विराम नहीं है, ये बात गलत है। यहां पर पूर्ण विराम नहीं है, ये बात गलत है। बाकी तो ठीक है, यहां पर पूर्ण विराम नहीं है। ये देखिएगा, हंस बोला, भगवान करे तेरी बात सच हो। ये देखो, पूर्ण विराम, यहां पर पूर्ण विराम दे रखा है और बाद में उद्धरण चिन्ह भी दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना, फूट डालना। मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ बताना है। दाहिना हाथ होने का मतलब जो सबसे ज़्यादा आपका ये हाथ है वो काम करता है मेरे अंदाज से। तो मुझे बताओ, ये सबसे बड़ा सहायक है कि नहीं है आपका? फूट डालना नहीं, ये गलत है। बहुत प्रभाव होना, ये बात भी गलत है। हार जाना नहीं, हथियार डाल देना, हार जान लेना या हार मान लेना, ये गलत है। इस सबसे सटीक आंसर जो इसका बैठ रहा है वो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए बैठ रहा है। बताओ आपको क्या लग रहा है? यही लग रहा है? हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ वाला विकल्प है। देखो, थोड़ी देर पहले तो मुहावरा आया, मुहावरा और लोकोक्ति आपकी परीक्षा में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई नाइन बांस का नेहन्ना, ये ध्यान रखने लायक बात है। नई का मतलब अनुभवहीन या नया नया सो किया व्यक्ति, जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, नए नए चाव पूरे करने हेतु अपव्यय करना, अपव्यय नहीं भाई, अपव्यय वाली बात, बांस का नोहन्ना नेहन्ना, इसमें अपव्यय वाली बात नहीं है। नए व्यक्ति को मूर्ख बनाना, ये बात भी नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत है। नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब काम करना, ये बिल्कुल ठीक है, इसका उत्तर है। नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब कार्य करना, यही इसका सही जवाब है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल पर आते हैं। बताओ, इसका आंसर तो आपने कर ही लिया होगा दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प किस तरह से पूछा गया? देखो, एक ही टाइप का जो है आपके सामने वाक्य है। लोग कहते हैं तुम बड़े असावधान हो, इसलिए तुम्हारी वस्तुएं खोती रहती हैं। एक तो यहाँ पर दोस्तों खोती में ती ऐसे ही लिखा जाएगा, मतलब एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, हर जगह मिसप्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। लोग कहते हैं तुम बड़े असावधान हो, इसलिए तुम्हारी वस्तुएं खोती रहती हैं। देखो, इसमें लोग कहते हैं तो यहाँ पर तो अल्प विराम ही आना चाहिए। लोग कहते हैं तुम बड़े असावधान हो, इसलिए तुम्हारी वस्तुएं खोती रहती हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर तो आपका अर्धविराम दे रखा है। अर्धविराम कहाँ होता है? अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है? दो उपवाक्यों के बीच में, दो उपवाक्यों के मध्य होता है, ध्यान रखना। जहां अल्प समय के लिए आप रुकते हैं, वहां तो केवल आप अल्प विराम का प्रयोग ही करते हैं। लोग कहते हैं तुम बड़े असावधान हो, इसलिए तुम्हारी वस्तुएं खोती रहती हैं। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, लास्ट में पूर्ण विराम होना चाहिए, इसके तो पूर्ण विराम ही नहीं है, इसलिए इसको तो काट दीजिए आप। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? यहाँ पर इसमें देखो अर्धविराम है, इसको भी काट दीजिए। लोग कहते हैं तुम बड़े, ये देखो यहाँ पर इसमें अल्प विराम नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो आराम से इनको काट सकते हो आप, और आपका उत्तर जो है वो 3 नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों? पहला पद या तो अव्यय होता है, या तो क्या होता है? अव्यय होता है। दूसरी बात, पहला पद इसमें आपका क्या हो सकता है? उपसर्ग हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, वहां भी कौन सा होता है? अव्यय बन जाता है। गौर करके देखो, भर पेट, ये भर जो है ना, ये दोस्तों अव्यय शब्द है। क्या है? भर सक, ये अव्यय शब्द है। तो ये भर पेट, ये तो बिल्कुल अव्यय समास का उदाहरण है। दे यहां पर देखो, देखो ये भर अगर पूर के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा? भरपूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरपूर हो जाएगा। प्रति, ये एक उपसर्ग है, प्रति अपने आप में क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग वाले तो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास के, तो ये भी है। अनु भी अपने आप में उपसर्ग है, अनु। यहां पर देखो, राजकुमार, इसका सही उत्तर बनेगा राजा का कुमार। राजा का कुमार मतलब यहां पर क्या आया है? यहां पर तत्पुरुष समास आया है, तत्पुरुष समास आया है। कौन सा समास आया है? तत्पुरुष समास आया है। क्लियर है साथियों? मैं एक बार फिर से बता देता हूं, तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। वृक्ष, तद्भव नहीं, तत्सम है वृक्ष, वृक्ष होता है इसका। वाद्य, बजने वाला, ये तो तत्सम है। बाजा इसमें सही है, एकदम सही उत्तर है। शकुन, इसका सगुन होता है तद्भव, सगुन होता है तद्भव। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसका उत्तर क्या करेंगे आप? देखिए, विसर्ग संधि में क्या होता है? एक तरफ विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद या तो स्वर होगा, या क्या होगा? या व्यंजन होगा, या व्यंजन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो परिवर्तन है वो दोस्तों विसर्ग में होगा। क्या होगा? परिवर्तन विसर्ग में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहां पर देखिएगा, पहले ऑप्शन का कर रहे हैं हम, दिक और गज। तो यहां पर तो कै व्यंजन है और इस गै के प्रभाव के कारण ये गै बन रहा है, इसलिए ये क्या बन, कौन सी संधि में आ जाएगा?
ये आ जाएगा आपका व्यंजन संधि में। ठीक है, फिर देखिए ये निराहार, इसका बनेगा जी नि धन आहार। तो यहां पर विसर्ग है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, ये विसर्ग संधि, इसका उत्तर तो यही बनेगा। और ये फिर देखिएगा देवी धन आगमन, देवी का आगमन भी हो रहा है, अब तो आप जानते हैं नवरात्र चल रहे हैं, तो इसका बन जाएगा दे, इस वी का ई निकल करके वो बन जाएगा य, और वे का व आधा हो जाएगा, और ये सामने आ की मात्रा है तो दिव्यागमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिव्यागमन हो जाएगा। क्लियर है? और इसका नरेश का तो आप कर ही लेंगे दोस्तों, नर धन ईश, तो क्या बन जाएगा? नरेश बन जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि रही आपकी, यहाँ पर आपकी यण संधि रही, यण संधि, और यहाँ नर धन ईश में कौन सी संधि रही? गुण संधि रही दोस्तों। और जो आपका निधन आहार है, इसमें आपका निराहार, ये आपकी विसर्ग संधि हुई। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ हाँ कि ना? ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? निश्चित, पहले तो ध्यान रखना दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण की बात हुई है। संख्यावाचक विशेषण उन्हीं जो संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं जो गिने जा सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं, तो उन्हीं के लिए संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चय संख्यावाचक। क्या होता है? अनिश्चय संख्यावाचक। तो ये दो होते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है? कौन सा? निश्चित, निश्चित यानी फिक्स पूछा है। तो कुछ रुपए, रुपये तो ठीक है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ का पता नहीं है कितने, तो ये तो अनिश्चित है बिल्कुल। थोड़े आदमी, कितने आदमी, ये फिक्स नहीं है, इसका मतलब यह भी फिक्स नहीं है। अधिक पैसा, कितना अधिक, वो आइडिया फिक्स नहीं बताया है, इसका मतलब ये भी गलत होगा। एक हरा, तो इकरा तो मतलब एक ही है, तो बिल्कुल ये सही है। दोहरा, इकरा, ये तो एक ही है, सिंपल है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बताओ हाँ कि ना? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, है ना, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। विशेषण के भेद 4 कौन कौन से होते हैं? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और लास्ट सार्वनामिक। विशेषण, तो ये जो है ये सब के सब विशेषण हैं आपके। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संहार का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। किसका किसका? संहार का। संहार, संहार किसे कहते हैं? मारना, नाश करना, विनाश करना, विनाश, ध्यान देना। तो नाश बिल्कुल ठीक है। ओ हो 2 नंबर विकल्प जो है आपका, ये मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? विलासिनी का मतलब होता है जो विलासिता में जीवन जीना चाहती है, या जो आप यूं कह सकते हैं जो स्त्री आराम को ज़्यादा तवज्जो देती है या आराम फरमाने वाली स्त्री है, उसको विलासिनी कहते हैं। समाप्ति बिल्कुल ठीक है, नाश को विनाश को कहते हैं। ध्वंस या विध्वंस बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन 2 बनेगा दोस्तों मेरे हिसाब से। याद रखना, विलासिनी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये संहार का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। चिर और चीर। चिर का मतलब होता है लंबा, और चीर का मतलब होता है वस्त्र। इस बात को आपको समझना है। चिर का मतलब लंबा, यहाँ पर रास्ता चिर नहीं, पंछी या पक्षी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। रत्न रास्ता बिल्कुल नहीं है। दीर्घ, लंबा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर चिर यानी दीर्घ, और चीर यानी कपड़ा यानी वस्त्र, बिल्कुल ठीक है। अपनी बात तो समझ में आ गई है। खराब और जागरण बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
तो इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन 3 सही उत्तर है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से लाघव का विलोम शब्द कौन सा है? लाघव, लाघव बना कैसे है? लघु में ए प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना आपका लाघव। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि लघु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा जिससे लाघव शब्द बन गया। लघु में ए शब्द बन एस ए प्रत्यय जुड़ा तो लाघव बन गया। ऐसे ही दोस्तों गुरु में ए प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया गौरव। क्या बन गया? गौरव। तो गुरु गौरव देते हैं और लघु छोटे होते हैं। तो ध्यान रखना ये एक दूसरे के विपरीत है, लाघव और गौरव। साधारण का तो विशेष होता है, विशिष्ट होता है, या विशेष होता है, विशेष होता है साधारण का, तो बिल्कुल ठीक है। अशिष्ट का शिष्ट होता है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? शिष्ट होता है, ये तो आप जानते हैं। उच्छ्वास का निश्वास होता है, निश्वास होता है, ये भी आप जानते हैं, निश्वास होता है। तो याद रखना इसका सही जो उत्तर बनेगा ऑप्शन 1। ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना, इसके लिए संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का, लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना, यानी जो आपका टारगेट है, जो आपका ध्येय है, उस पर लक्षण नहीं घटित होते, यानी लक्षण नहीं दिखते, उसको क्या कहते हैं? अवध्य नहीं। अवध्य तो उसको कहते हैं जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता। जा सके, ये होता है। अव्याप्ति, जो व्याप्त नहीं है, जो अनाधिकृत, जो अधिकृत नहीं है। व्याप्ति, अरे रे रे रे, जो व्याप्त नहीं है उसको क्या कहते हैं? व्याप्त नहीं का मतलब जिस पर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ये मैं कह रहा हूं ये बहुत बेहतरीन जो है उत्तर बन जाएगा आपका। तो आप अव्याप्ति करेंगे इसका सही उत्तर। ठीक है, अव्याप्ति ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी, वर्तनी पूछा है, वर्तनी 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 वर्तनी। ध्यान दें, इस बात पर गहरी आपकी पकड़ होनी चाहिए कि अशुद्ध वर्तनी पूछी गई है। उनकी भाषा सरल और सुबोध है, मुझे तो ठीक लग रहा है। भाषा सरल और सुबोध होती है, बिल्कुल ठीक है। राधा कृशांगी बाला है, कृष यानी दुबली पतली, अंगी यानी अंगों वाली, बाला यानी बालिका है, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी चातुर्यता से प्रभावित हूं, मुझे तो यहाँ दिक्कत लग रही है बेटा, यहाँ भारी गड़बड़ लग रही है। क्या दिक्कत लग रही है? या तो चतुरता या तो चातुर्य होता। क्या होता? चातुर्य। देखो ये दोनों एक साथ नहीं लग सकते, ये प्रत्यय और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लग सकते। तो ये तो क्या होता कि चातुर्य, मैं आपकी चातुर्य, मैं आपकी चतुरता से प्रभावित हूं, या तो ये होता मैं आपके चातुर्य से प्रभावित हूं, या फिर ये होता आपके होता चातुर्य से प्रभावित हूं, ये होता, या फिर होता मैं आपकी चतुरता से प्रभावित हूं, ये होता। तो ऑप्शन 3 यही गलत है, बाकी सब सही है। इसका उत्तरदायी कौन है? ये बिल्कुल ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य लगा, चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य का चयन कीजिए। संकेतवाचक, अरे वाह, संकेतवाचक तो पहले आपको संकेत हो कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये किया इसलिए ये हो गया, ये है संकेत। तो इसमें ऐसा कहीं भी आपको वाक्य नजर आए तो देख लेना। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब तक वह जयपुर पहुंच चुका होगा, यहाँ पर पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा, ये यहाँ पर स्पेस आता। ठीक है, पहुंच चुका होगा, तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भविष्य काल का वाक्य है। कौन से काल का? भविष्य काल का वाक्य है। नहीं नहीं, भूतकाल का वाक्य है, माफी चाहता हूं, भूतकाल का वाक्य है, बिल्कुल ठीक है।
वाह कितना मनोरम दृश्य है। तो ये तो भैया विस्मयादि बोधक है ना, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य है, बिल्कुल ठीक है। जाओ मोहन को बुला कर लाओ, आज्ञावाचक वाक्य है। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है भाई, आज्ञावाचक वाक्य है। यदि वर्षा न होती तो सोयाबीन की फसल खराब हो जाती। यदि देखो ये है संकेत, ये संकेत है, तो सोयाबीन की फसल क्या हो जाती? खराब हो जाती। बिल्कुल सही बात है, ये वर्षा ही है जिसकी वजह से सोयाबीन की फसल अच्छी हो गई, नहीं तो फसलें खराब हो जाती। और किसकी फसल खराब हो जाती? सोयाबीन की फसल खराब हो जाती। क्लियर है साथियों? तो आज की कक्षा में हमने इतना किया, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए। आपको कैसी लगी क्लास, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप कमेंट जरूर करते रहा करें और चैनल को बहुत बड़ा चैनल बनाइएगा, आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है साथियों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।